डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है विच इज़ नॉट सिंपल। तो ये कंपाउंड्स की जो स्टडी है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर करते हैं और उस केमिस्ट्री को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, पहले ये आप नोट कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये डेफिनेशन है इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। इसमें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करेंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं, और ये सिंपल इनऑर्गेनिक सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है उनसे ये कैसे डिफर करते हैं, ये हमें आगे समझना है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसको पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, बाद में डेफिनेशन को नोट कर लेंगे। तो जैसे कोई मेटल आयन है, सपोज कॉपर आयन है, तो इसके साथ कुछ न्यूट्रल या नेगेटिव ग्रुप लग सकते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल आयन को देकर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, और इस तरह से ये एक कंपाउंड या आयन बन जाता है जिसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इस तरह से ये सेंटर में एक मेटल आयन होता है और उसके चारों तरफ कुछ न्यूट्रल या नेगेटिव ग्रुप होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लगे होते हैं उसके चारों तरफ से। तो इस तरह का ये एक मैंने आपको बताया है कॉम्प्लेक्स आयन। अगर यहाँ रिएक्शन ये आप कॉपर सल्फेट से करते तो सल्फेट 2 नेगेटिव, तो ये लगता तो कॉपर आयन से ही है, और सल्फेट आयन जो है यहाँ इसके बाहर रह जाता है इस टाइप से। तो ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ये है, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये पूरा एक कंपाउंड बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ये निकल कार्बन, ये कार्बोनिल ग्रुप लगा है, निकल टेट्रा कार्बोनिल है। तो इसमें क्या होगा कि निकल है उसके चारों तरफ ये न्यूट्रल ग्रुप लगे होते हैं, किसी किसी केस में नेगेटिव ग्रुप भी होते हैं जैसे Cn नेगेटिव। तो इस तरह का ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल आयन, जो ये बीच में होता है, सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है जैसे इस केस में है, सेंट्रल मेटल आयन भी हो सकता है जैसे कि इस केस में था। इस लिंक टू उसके साथ जुड़ा है टू ए नंबर ऑफ आयन्स और न्यूट्रल ग्रुप। ये न्यूट्रल ग्रुप भी हो सकते हैं या किसी केस में आयन भी हो सकते हैं, मोस्टली नेगेटिव आयन ही होते हैं। बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये डेफिनेशन यहाँ से आप कंप्लीटली नोट कर सकते हैं। द कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल आयन इज लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ आयन्स और न्यूट्रल ग्रुप बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस तरह के कंपाउंड्स जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आगे हम देखते हैं व्हाट आर कॉम्प्लेक्स आयंस। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन एक ही जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो डेफिनेशन देखिए पहले, इट मे बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज विच कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाई ए नंबर ऑफ आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो ये डेफिनेशन यहाँ तक तो वही है, सिर्फ इतना ही इसमें फ़र्क है कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, मीन्स उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। तो मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये पढ़ा था CuNH3 4SO4, तो इसको अगर हम डिसोशिएट कर देते हैं इस टाइप से, तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये तो डिसोशिएट नहीं होता है, तो ये तो 2 पॉजिटिव, और सल्फेट जो है ये क्या है 2 नेगेटिव है। तो ये जो पार्ट है जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन है और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज भी है और लिंक टू ए नंबर ऑफ न्यूट्रल और नेगेटिव ग्रुप या कोई दूसरा कोई ग्रुप हो सकता है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। इस तरह से ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस तरह से मैं एक और भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेता हूँ जैसे K4FeCN6।
तो K4FeCN6 को अगर हम डिसोशिएट करें तो 4 तो K पॉजिटिव यहाँ से डिसोशिएट होंगे और FeCN6 पार्ट अलग से हो जाएगा। FeCN6 पार्ट तो डिसोशिएट नहीं होगा क्योंकि 4 पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो इस पूरे के ऊपर क्या होगा, 4 नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है और ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं ये हम आगे देखते हैं। आगे आपको नोट करना है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस मींस विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ये एग्जांपल आपने देखा था CuNH3 इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह से कोबाल्ट जो है इसके साथ NH3 6 लगते हैं, इसके साथ तो 4 लगते हैं और ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जितना भी हो तो ये सब कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस विच कैरी नेगेटिव चार्ज। तो जैसे FeCN6 4 नेगेटिव है। इस तरह से सिल्वर साइनाइड ये कॉम्प्लेक्स है AgCN2 और ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। और कुछ होते हैं थर्ड टाइप के न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, विच डू नॉट कैरी एनी चार्ज। तो ये निकल टेट्रा कार्बोनिलिक कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, एक ये पॉपुलर एग्जांपल है। NiCO4 ये O कैपिटल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ग्रुप है। और इसी तरह से PTNH3 Cl2 ये जरूरी नहीं कि सारे ग्रुप एक ही टाइप के लगे हों, जैसे इसके साथ चारों जो हैं वो CO ही लगे हैं, वो कुछ और भी लग सकते हैं। जैसे प्लेटिनम के साथ 2 तो NH3 लगे हैं, 2 Cl लगे हैं। जितने भी ये टोटल ग्रुप्स लगे होते हैं चाहे न्यूट्रल हो चाहे नेगेटिव हो, जैसे Cl यहाँ पे एक नेगेटिव ग्रुप है, NH3 जो है ये एक न्यूट्रल ग्रुप है। तो जितने ये ग्रुप टोटल लगे होते हैं उतना उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि टोटल 4 ग्रुप लगे हैं। निकल का भी 4 है, आयरन का 6 है, सिल्वर का 2 है, कोबाल्ट का 6 है और कॉपर का 4 है। तो इसके बारे में आप आगे स्टडी करेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आपको इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल साल्ट से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो इसको हम किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे आपने डबल साल्ट में कोई एग्जांपल प्रैक्टिकल वगैरह में सुना होगा मोहर साल्ट। तो मोहर साल्ट का फार्मूला अगर आपको याद हो तो वो क्या होता है, ऐसे होता है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। ये फेरस सल्फेट में इस तरह से इसको सिंपल FeSO4 लिखेंगे, अमोनियम सल्फेट और 6H2O। तो ये एक डबल साल्ट होता है, इसमें फेरस सल्फेट भी है और अमोनियम सल्फेट भी है। तो ऐसे पोटाशियम भी होता है, वो भी आपने सुना होगा। तो इनमें जो डबल साल्ट होते हैं उसमें नेगेटिव आयन तो सेम ही रहता है, जैसे फेरस सल्फेट में भी नेगेटिव जो है सल्फेट है और इसमें भी सल्फेट है। तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसकी आयनाइजेशन इस टाइप से होती है कि ये सभी आयन्स में फुली जो है वो डिसोशिएट हो जाता है। तो ये डिसोशिएट होकर क्या करेगा, Fe2 पॉजिटिव आयन देगा और सल्फेट आयन भी देगा। ये 2 सल्फेट आयन मैं इकट्ठे लिख देता हूँ, यहाँ पर एक यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से, और ये अमोनियम आयन भी देगा। तो ये 2NH4 पॉजिटिव आयन होगा और 6H2O तो होगा ही। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि डिसोशिएट टू गिव ऑल द आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, जो भी इसके पास हैं। तो आगे हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये वाला एग्जांपल है K4FeCN6। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन में जो डिसोशिएशन होगी तो वो आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स बार डिसोशिएट नहीं होता है। तो इसकी डिसोशिएशन कैसे होगी, ये 4K पॉजिटिव तो निकल जाएंगे, K1 पॉजिटिव होता है और आगे क्या आएगा FeCN6। इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर क्या होगा, ये 4 नेगेटिव होगा। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऐसा नहीं होगा जो मैं आगे लिख रहा हूँ कि इसमें से Fe2 पॉजिटिव और 6CN नेगेटिव जो है वो फर्दर डिसोशिएट हो जाए, तो ये नहीं हो पाएगा, ये यहीं तक रहेगा। तो आपको ये नोट करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो उसमें आप क्या कहेंगे कि जो डबल साल्ट है डिसोशिएट इनटू आयंस टू गिव ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वेयर एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डू नॉट डिसोशिएट फुली। ये सारे आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है। तो इस तरह से ये अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा एग्जाम में आता है तो ये पूरा टेबल बना के लिखना पड़ता है कि डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, वो हम आगे देखते हैं।
डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ पॉइंट्स हम आगे नोट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से आप समझ भी सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं साथ साथ कि डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। एक पॉइंट तो आपने ऑलरेडी समझ लिया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि दे कंटेन्स टू सिंपल साल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। जैसे मोर साल्ट में वो फेरस सल्फेट था और अमोनियम सल्फेट था, तो वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है। इक्विमोलर का मतलब है कि उनके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मिक्स करके वो डबल साल्ट बनाया जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता कि जो सिंपल साल्ट जिनसे वो बनता है मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, तो वो इक्वल मोल्स में जरूरी नहीं कि हों। तो ये आपको नोट करना है। और सेकंड पॉइंट आपको पता है कि दे डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में वो आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। ये आपने पिछले एग्जांपल में देख लिया था। और सेकंड इसमें पॉइंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में द कॉम्प्लेक्स डज नॉट डिसोशिएट। वो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो डिसोशिएट नहीं होता है। ये भी आपने एग्जांपल से समझ लिया है। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, दे डू नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डबल सॉल्ट में तो आपको पता है जनरली ये आयनिक कंपाउंड होते हैं और उसमें कहीं कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। तो ये आयनिक हो सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें हमेशा ही क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इसमें आपको नोट करना है द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो आपने उसके स्ट्रक्चर में भी देख लिया है। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं, देयर प्रॉपर्टीज आर सेम एज दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि जिनसे मिलकर वो बना है उसी जैसी होती हैं। जैसे मोहर साल्ट में फेरस सल्फेट की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और अमोनियम सल्फेट की भी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें आपको नोट करना है देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। जिनसे वो मिलकर बना होता है तो उस जैसी उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस एंड व्हाट आर इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको नोट कर लेना है कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का K4FeCN6। इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है बिल्कुल स्टेबल होता है और आयंस में डिसोशिएट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप नोट करेंगे द कॉम्प्लेक्स इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन इज क्वाइट स्टेबल एंड डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो इनको परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। और इनको आपको नोट कर लेना है कि पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो स्टेबल रहता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ये कुछ कंपाउंड्स में ये कॉम्प्लेक्स पार्ट स्टेबल नहीं होता और वो थोड़ा बहुत आयंस में डिसोशिएट हो भी जाता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका एक एग्जांपल है ये K2, ये कैडमियम है, CN4 है। तो इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है और आयंस में डिसोशिएट होता है। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट वेरी स्टेबल एंड डिसोशिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन। तो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है वो बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या नॉर्मल कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स भी आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक है लिगेंड्स। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना है। तो हम कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखते हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने देखा है CuNH3 और बाहर है SO4। तो जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ या सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो ग्रुप लगे होते हैं, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मेटल को देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो ऐसा हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे K4FeCN6 है। तो यहाँ पर जो है ये मेटल आयन, तो ये है बाहर कोई मेटल आयन नहीं होता है, तो वो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर ही होता है और उसी के साथ कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स लगे होते हैं या कोई एटम लगा होता है। तो वरना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये CN जो है यहाँ पर CN नेगेटिव जो है वो एक क्या है, लिगेंड है। और कुछ फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड ही किसी पर्टिकुलर मेटल के साथ लगते हैं। तो लिगेंड को हम डिफाइन कैसे करेंगे वो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द एटम और ग्रुप, एटम जैसे Cl एटम होता है, Br होता है, तो वो खाली एटम भी लिगेंड होता है। द एटम और ग्रुप लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो सेंट्रल में मेटल एटम हो या मेटल आयन हो तो वो कैसे लगा होगा उसके साथ, थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो ग्रुप लगा है उसी को बोलते क्या है, लिगेंड। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि लिगेंड्स आर ल्यूस बेसिस। तो लिगेंड जो है क्योंकि लोन पेयर
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल को, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उनको ल्यूस बेस कहा जाता है। और सेंट्रल मेटल आयन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उनको क्या बोलते हैं, ल्यूस एसिड। तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम इज ल्यूस एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो आपको नोट करनी है। और लिगेंड्स क्या हैं ये आपको पता चल गया है, तो मैं इसके और भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे NH3 है, H2O भी लिगेंड है, उसके पास भी लोन पेयर होता है, NO भी लिगेंड है, CO भी लिगेंड है। इस तरह से ये Cl, Br नेगेटिव, ये सब लिगेंड ही है। NO2 नेगेटिव लिगेंड है और Cn नेगेटिव है। इस तरह से बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं, ये मोस्टली नेगेटिव आयन होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, कभी कभी कैटायनिक भी हो सकते हैं। तो लिगेंड कितने टाइप के होते हैं ये हम आगे स्टडी करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड में जो सबसे पहली टाइप है वो है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएं। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, द लिगेंड विच कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड एज मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड। तो कोई भी लिगेंड होता है जैसे Cl नेगेटिव है या NH3 है, तो वो एक वक्त में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आपको लगता होगा कि सारे लिगेंड मोनोडेंटेट ही होते होंगे, तो वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक वक्त में बना पाते होंगे क्योंकि एक लोन पेयर उनके पास होता है। लेकिन कोई लिगेंड बहुत बड़ा भी हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो सकता है कि उसके इधर भी लोन पेयर हो, इधर भी लोन पेयर हो, और वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, तो वो बाइडेंटेट हो जाएगा। अगर कोई तीन बना सकता है तो वो ट्राइडेंटेट हो जाएगा। इस तरह से चार वाला टेट्राडेंटेट हो जाएगा, और 5-6 वाले भी हो सकते हैं, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। उनको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो कितने सारे होते हैं, कितनी उसकी वैरायटी है। तो मोनोडेंटेट में सबसे पहले हम नेगेटिव लिगेंड को देखते हैं, उनके कुछ एग्जांपल आपको नोट कर लेने हैं। तो ये आगे न्यूट्रल भी होंगे और कैटायनिक भी हो सकते हैं या नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो नेगेटिव लिगेंड कौन कौन से हैं, आपको ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं। जैसे Cn नेगेटिव है, इसको साइनो या साइनाइडो बोलते हैं। तो जितने भी ये नेगेटिव लिगेंड होते हैं आप नोटिस करेंगे कि इनके पीछे O होता है। जैसे फ्लोर F नेगेटिव है तो इसको फ्लोरो नहीं बोलते हैं, फ्लोराइडो बोलते हैं। फ्लोराइड आयन के पीछे O लगा देंगे तो फ्लोराइडो हो जाएगा। इस तरह से Cl नेगेटिव जो है वो क्लोराइडो, Br नेगेटिव ब्रोमाइडो हो जाएगा, और I नेगेटिव आयोडाइडो हो जाएगा। तो आगे ये देख लीजिए H नेगेटिव, इसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं वैसे तो, पर यहाँ पर इसका नेम होगा हाइड्राइडो। और NO2 नेगेटिव जो है ये सिंपली क्या होगा, नाइट्रो होगा। तो 1 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। तो ये NO2 जो है अगर ऐसे लगा हो O वाली साइड से, ONO नेगेटिव, तो इसको नाइट्राइटो बोलते हैं। अगर ये NO2 ना हो के NO3 होता है नेगेटिव, तो ये नाइट्रेट आयन होता है, तो नाइट्रेटो उसको बोलेंगे। और OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो बोलेंगे। और CO3 नेगेटिव जो होता है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है तो ये कार्बोनेट आयन है, तो इसको कार्बोनेटो बोलेंगे। और NH2 नेगेटिव ये अमाइडो है, A से शुरू होता है। और NH2 नेगेटिव इमाइडो, I है यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि NH2 के ऊपर 1 नेगेटिव है और NH के ऊपर 2 नेगेटिव है, और इनके नेम का स्पेलिंग भी आपको देख लेने हैं। इस तरह से SCN नेगेटिव ये थायोसाइनेट आयन है, तो यहाँ पे इसको थायोसाइनेटो बोला जाएगा। और CH3CO नेगेटिव एसीटेट आयन होता है, इसको एसीटेटो बोलेंगे। O2 नेगेटिव जो है वो ऑक्सो होगा। और सल्फर 2 नेगेटिव जो है वो सल्फाइड आयन होता है, तो इसको सल्फाइडो बोलेंगे। SO4 जो है वो सल्फेट आयन होता है, तो वो सल्फेटो होगा। अगर SO3 नेगेटिव होता तो वो सल्फाइटो हो जाता, तो वो भी आपको नोट कर लेना है। इस तरह से S2O3 नेगेटिव भी पॉपुलर है, थायोसल्फेटो। तो ये नेगेटिव आयन के कुछ एग्जाम्पल थे, तो इनको आपको ऐसे वर्टिकली लिख के इनके नेम जो है आपको लर्न कर लेने हैं। आगे आपको नोट करना है न्यूट्रल लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड में न्यूट्रल लिगेंड जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो उनका फार्मूला और उनका नेम क्या है ये आपको नोट कर लेना है। जैसे NH3 है, आपको पता है इसके पास एक लोन पेयर है और इसको बोलते हैं अमीन। तो इसमें अमीनो नहीं बोलेंगे, ऐसा तो नेगेटिव लिगेंड के पीछे O लगाते थे, इनमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे डबल M भी है, तो ये स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी हम डबल M नहीं लगाएंगे तो वो सिंगल लगाएंगे, तो वो भी आपको नोट करना है कि किस केस में ऐसा होने वाला है।
इस तरह से H2O जो है इसको एक्वा या एक्वो लिखा होता है, तो वो भी आप ये लोन पेयर देकर ये भी एक लिगेंड का काम करता है। हालांकि लोन पेयर तो इस पर 2 होते हैं, लेकिन एक वक्त में ये एक ही दे पाता है, तो इसलिए ये मोनोडेंटेट लिगेंड ही है। इस तरह से NO जो है इसका नेम नाइट्रोसिल है। ये सब न्यूट्रल लिगेंड के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैपिटल O है, तो ये कार्बोनिल है। O की जगह अगर S आ जाए तो ये थायो कार्बोनिल हो जाता है, CS। इस तरह से PH3 है, इसको फास्फीन बोलते हैं। और इसमें H की जगह पे अगर फिनाइल ग्रुप आ जाता है C6H53 जो है P के साथ, तो इसको PPH3 भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका नेम होता है ट्राईफिनाइल फास्फीन। तो ट्राईफिनाइल फास्फीन जो है फास्फीन से बना हुआ है ये, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और C5H5N जो है ये एक पीरियडीन है, इसको पीरियडीन बोलते हैं और शॉर्ट में PY भी लिख देते हैं। तो ये भी पॉपुलर लिगेंड है एक, और ये न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में है। तो इस तरह के और भी एग्जांपल बुक्स में हो सकते हैं। और एक ये थर्ड है पॉजिटिव लिगेंड भी देख लेते हैं। हालांकि पॉजिटिव लिगेंड कम होते हैं, और जो होते हैं तो उनके नेम के पीछे EM लगा होता है। जैसे NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम है, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम है, NH2 NH3 पॉजिटिव जो है ये हाइड्राजीनियम है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम के होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने से उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है। तो इसमें तो है लोन पेयर, तभी तो ये लिगेंड है। तो अदरवाइज ज़्यादातर पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएंगे, तो वो एज ए लिगेंड जो है वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड थे, ये आपको नोट कर लेने हैं। सेकंड नंबर पर देखते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड एक ही बात है। तो वो क्या होते हैं, विच कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन। तो वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ 2 जगह उसमें कोई होती हैं, तो उनके साथ दोनों जगह से वो एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो उनको बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे एक ऑक्जेलेट आयन होता है COO नेगेटिव COO नेगेटिव, तो ये यहाँ से दोनों ऑक्सीजन से यहाँ पे मान लीजिए कोई सेंट्रल मेटल आयन है, तो इस तरह से दोनों साइड से वो उसको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर एक साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसको हम शॉर्ट में C2O4 2 नेगेटिव लिख देते हैं। और ये है ऑक्जेलेट आयन, और आपको याद रखना है कि इसको शॉर्ट में OX भी लिखा होता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव लिगेंड है। तो यहाँ पर जब इसका नेमिंग आप लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव लिगेंड के पीछे O लगा होता है, तो इसको ऑक्जेलेट ना बोल के ऑक्जेलेटो आपको ऐसे इसको बोलना है। तो आपको बस ये जरूर याद रखना है कि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज भी है। इस तरह से और भी एग्जांपल हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एसिटाइल एसीटोनेट। एसिटाइल एसीटोनेट का इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। हालांकि स्ट्रक्चर याद नहीं रखने की जरूरत है, बस आपको याद रखना है कि इसके ऊपर एक ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, एक तो विदाउट नेगेटिव है। तो ये दोनों ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ पर अगर कोई सेंट्रल मेटल आयन है तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। और इसका जब आप नेम लिखेंगे तो एसिटाइल एसीटोनेटो लिखेंगे, क्योंकि ये भी क्या है कि नेगेटिव लिगेंड है, और इसको शॉर्ट में AC लिखते हैं। और ये भी याद रखना है कि इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। 4 याद नहीं रखेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आगे एक और है डाईमिथाइल ग्लोक्साइन। तो इसका इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये नाइट्रोजन के पास आपको पता है लोन पेयर होता है, तो यहाँ से और इस O नेगेटिव से ये देकर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसका भी स्ट्रक्चर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है। तो इसका नेम जो है आप क्या बोलेंगे, डाईमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो, डाईमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो। तो जो है इस तरह से इसका नेम जो है O लगा के पीछे लिखा जाएगा, डाईमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो। तो इस टाइप से तो ये नेम रहेगा। और आपको ये याद रखना है कि इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DMG। और इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से बाइडेंटेट में 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल और भी हैं, वो हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेट आयन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसका फार्मूला होता है NH2CH2COO नेगेटिव। एक्चुअली जो ये होता है NH2CH2COOH, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं इस टाइप से। तो इसमें H हटा देते हैं तो ये ग्लाइसिनेट आयन बन जाता है। तो यहाँ भी इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, और यहाँ से भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसको ऐसे आप कर लीजिए इस टाइप से
COO नेगेटिव और NH2। तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे भी अगर कोई मेटल है तो इस तरह से ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। तो ये एक क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इथाइलिन डायमीन। तो इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो आपको जरूर लर्न कर लेना है। CH2 CH2 NH2 NH2। तो यहाँ पर ये लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा। तो ये दोनों लोन पेयर देकर इस तरह से यहाँ पर कोई मेटल होगा तो ये दोनों साइड से उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, इस टाइप से ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और इथाइलिन डायमीन को आपको याद रखना है कि ऐसे EN से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ग्लाइसिनेट आयन को ऐसे GLY से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये जितने लिगेंड मैंने यहाँ तक बताए थे ग्लाइसिनेट आयन तक, वो सारे नेगेटिव लिगेंड थे। और ये वाला जो है बाइडेंटेट में एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये जो ग्लाइसिनेट आयन जो है इसका जब आप नेम यूज़ करेंगे तो वो आपको ग्लाइसिनेटो लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड में ऐसे पीछे O लगाते हैं। इसमें इथाइलिन डायमीन को पीछे O नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है कि न्यूट्रल लिगेंड है। बस याद रखना है कि इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। जब नेमिंग करते हैं तो इसका IUPAC नेम आपको कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, तो वो नेमिंग में तो करना ही है। तो वो नेम क्या रहेगा, इथेन 1,2 डायमीन। ये आपको लर्न कर लेना है ये नेम भी। और जब आपको खाली NH3 का नेम लिखा था तो आपने नोटिस किया था वहाँ पे डबल M लगाया था, लेकिन जब एक ही कंपाउंड के अंदर दो बार नाइट्रोजन आ जाए तो यहाँ पे डबल M नहीं बल्कि सिंगल M आता है। तो ये आपको नोट करना है। तो ये कुछ बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल थे, ये आपको नोट कर लेने हैं। और लिगेंड जो है और भी कई तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्राइडेंटेट जो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, टेट्राडेंटेट वो 4 बनाएंगे, पेंटाडेंटेट 5 बनाएंगे और हेक्साडेंटेट जो है वो एक ही लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। तो उनके एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर हम करेंगे अगले लेक्चर में।